नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विमल सिंह जीएम सरदा सतम के वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में आपने देखा कि मधुमेह या डायबिटीज का पूरे दुनिया में और इंडिया में प्रिवेलेंस क्या है और इसकी डायग्नोसिस कैसे की जाती है। इस वीडियो में हम डायबिटीज के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे और टाइप 1 डायबिटीज के बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे। आने वाले वीडियो में दूसरे टाइप के डायबिटीज के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। टाइप ऑफ डायबिटीज, जैसा कि हम इस स्लाइड में देख रहे हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के डायबिटीज हैं और एक चौथा डायबिटीज वो होता है जिसमें बहुत सारे जेनेटिक कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो जो मुख्यतः 3 तरह का डायबिटीज हैं उसमें पहला है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। यहाँ पे इंसुलिन की कमी होती है। शुरुआत में इंसुलिन कम होता है और धीरे धीरे वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, इसमें इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस हो जाता है। और जो तीसरे टाइप का डायबिटीज है वो है गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस मतलब वह डायबिटीज जो प्रेगनेंसी के दरमियान पता चलता है। जैसा कि आप इस पाई चार्ट में देख पा रहे होंगे कि मुख्यतः 3 तरह के डायबिटीज हैं, टाइप 1, टाइप 2 और गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 2 सबसे ज्यादा कॉमन है, लगभग 90%, 80-90% के आसपास टाइप 2 डायबिटीज होता है। उसके मुकाबले टाइप 1 की मात्रा बहुत कम है और गेस्टेशनल डायबिटीज की मात्रा भी कम होती है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रिवेलेंट है पूरी दुनिया में और भारत में भी, वो है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। इसकी चर्चा हम अगले आने वाले वीडियोस में करेंगे। इस वीडियो में हम टाइप 1 डायबिटीज के बारे में बात करेंगे। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस है क्या? इसकी बेसिक पैथोलॉजी या बेसिक कारण है डिफिशियंसी, मतलब कमी, या एब्सेंस, बिल्कुल खत्म हो जाना ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन इन मरीजों के अंदर से शुरुआत में कम होता है और धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इंसुलिन वह हार्मोन है जो पेनक्रियाज द्वारा हमारे ब्लड में जाता है और ये इंसुलिन ब्लड के शुगर को सेल के अंदर ले जाने में मदद करता है। अगर ये इंसुलिन ना हो तो हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा होने के बावजूद सेल के अंदर वो शुगर पुश नहीं हो पाएगा। और जैसा आप सब जानते हैं, ये शुगर ही है जो हमें एनर्जी प्रदान करता है और इस एनर्जी की बदौलत हम अपना सारा दैनिक कार्य जैसे चलना फिरना, हंसना, खाना, गाना, सारा कुछ कर पाते हैं। तो अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाए तो शुगर की प्रचुर मात्रा होते हुए भी सेल उसको यूटिलाइज नहीं कर पाता। ये टाइप 1 डायबिटीज की बेसिक पैथोलॉजी है। जैसा कि मैंने इसमें लिखा है, ग्लूकोज इज एनर्जी फ्यूल फॉर आवर बॉडी सेल्स. It is pushed inside the cells by the help of insulin. When there is deficiency of insulin, the blood have plenty of sugar. ग्लूकोज बहुत ज़्यादा रहेगा, बट इट कैनॉट गो इनसाइड द सेल। ये ठीक उसी तरह की कंडीशन है जैसे आप समुद्र के बीच में खड़े हों, चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन उस खारे पानी को आप पी नहीं सकते क्योंकि आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि उस खारे पानी को फ्रेश वाटर में बदल करके पीने योग्य बनाया जा सके। इसी तरह हमारे शरीर के ब्लड में शुगर तो भरा पड़ा है, लेकिन वो चाबी नहीं है जिसके द्वारा सेल के अंदर उसको खोल करके ब्लड ग्लूकोज को पुश किया जा सके और उसे एनर्जी में बदला जा सके। तो आप समझ गए होंगे कि प्लेंटी ऑफ शुगर्स है शरीर में, लेकिन इंसुलिन की जब कमी हो जाती है तो उस शुगर को हमारा बॉडी सेल्स यूज नहीं कर पाता और इस तरह से हमें एनर्जी नहीं मिलती। तो हाई शुगर होने के बावजूद हमें कमजोरी का एहसास होता है, हमेशा थके थके से महसूस होंगे, कई बार पसीने आ सकते हैं, चलने में लगता है कि सांस उखड़ जाएगी, हम गिर सकते हैं। डिस्पाइट हाई ब्लड शुगर ये सारे सिम्टम्स मिल सकते हैं।
और ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज जैसे ही सेल के अंदर जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसे हम सेल का पावर हाउस कहते हैं। आप सब जानते होंगे, मैट्रिक तक आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो ग्लूकोज जब सेल के अंदर जाता है उसके अंदर एक पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन चलता है जिसकी वजह से ये जो ग्लूकोज है वो एटीपी रिलीज करता है और यही एटीपी एनर्जी का स्रोत है। इसी के द्वारा हमारी मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, हम जंप कर पाते हैं, चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अगर इंसुलिन हमारे शरीर में नहीं होगा तो ये सारा कार्य बाधित हो जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैंने समझाया है कि ये ग्लूकोज शरीर के अंदर ब्लड से निकल के कैसे जाता है। ये जो आप हरे रंग का देख रहे हैं ये ग्लूकोज है और ये हमारी आर्टरीज हैं। इस आर्टरी में ग्लूकोज दौड़ रहा है, देखिए ये दौड़ रहा है, दौड़ करके ये एक सेल है इसके पास पहुंचता है। सेल के अंदर पुश होने के लिए इंसुलिन की आवश्यकता है। तो आपने देखा होगा कि ये तो क्रॉस कर गया क्योंकि यहाँ इंसुलिन है। अगर इंसुलिन नहीं रहता तो ये सेल को क्रॉस करके सेल मेम्ब्रेन के अंदर जा करके माइटोकॉन्ड्रिया तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए बहुत आवश्यक है इंसुलिन हमारे शरीर के लिए। जैसे ही ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंचता है वहां एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन या स्लो कंबशन आप कह सकते हैं एक शुरू हो जाता है और उसके चलते एटीपी रिलीज होती है जो हमारे मांसपेशियों को ताकत देती है। तो इंसुलिन का मैकेनिज्म आप समझ चुके होंगे कि कैसे हमें ये एनर्जी प्रोवाइड करने में मदद करती है। अब थोड़ा डायबिटीज 1 के बारे में हम जानें। ये बेसिकली 20 साल से कम एज के लोगों में होती है। तो अगर कोई भी 20 साल से कम एज का आदमी हो और उसे ये शुगर डायग्नोज हो, उसका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ हो, तो हम उसे टाइप 1 डायबिटीज एक्सक्लूड करना चाहेंगे कि उसको टाइप 1 डायबिटीज नहीं है। क्यों? ये एक्सक्लूड करना बहुत निहायत जरूरी है क्योंकि जो टाइप 1 के मरीज होते हैं उनमें कोई भी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट काम नहीं करता। आप मेटफॉर्मिन, ग्लाइसिपेज, ग्लिक्लाजाइड कोई भी दवा दें वो उस पर काम नहीं करेगी। उसका एकमात्र इलाज होता है इंजेक्शन इंसुलिन, क्योंकि वहाँ इंसुलिन की कमी है तो हमें अलग से उसे इंसुलिन देना ही पड़ेगा। तो इंजेक्शन इंसुलिन की आवश्यकता शुरू से, बीमारी के शुरू से ही पड़ती है। इसलिए पहले इसका नाम दिया गया था IDDM, मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। मतलब ये मरीज जिंदगी भर इंसुलिन पे डिपेंडेंट रहता है, ओरल एंटी डायबिटिक इसमें काम नहीं करता। इन लोगों का ब्लड शुगर टाइप 2 की तुलना में काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। कारण तो हमें नहीं पता कि अभी तक भी वैज्ञानिक सटीक कारण नहीं ढूंढ पाए हैं कि टाइप 1 डायबिटीज किन्हें डेवलप करेगा, लेकिन माना गया है कि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। आपके अपनी इम्यूनिटी जो होती है उस बीटा सेल को ख़त्म कर देती है जहाँ से इंसुलिन का सिक्रीशन होता है। बीटा सेल वो सेल हैं जो पेनक्रियाज के अंदर होते हैं और वहाँ से इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं और वो इंसुलिन फिर हमारे ब्लड में आकर के पूरे शरीर में दौड़ता है। और चूंकि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो दूसरे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर टाइप 1 डायबिटीज के साथ मिल सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज के साथ दूसरे ऑटो इम्यून डिजीज नहीं मिलते। टाइप 1 के साथ दूसरे ऑटो इम्यून डिजीज जैसे कि एल्बिनिज्म, जिसमें स्किन पे व्हाइट व्हाइट पैचेज आ जाते हैं, या थायराइड की बीमारियां मिल सकती हैं। टाइप 2 के साथ दूसरे ऑटो इम्यून डिजीज नहीं मिलते और इसमें फैमिली हिस्ट्री नहीं हो सकती है। हो सकता है जिसे टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस डेवलप किया हो उसकी फैमिली में माता पिता या और किसी को डायबिटीज नहीं हो। एक थ्योरी है कि टाइप 1 डायबिटीज उनको डेवलप करता है जिनकी मदर को प्रेगनेंसी के समय कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ हो। वायरल इन्फेक्शन से एंटीबॉडी बनने लगती है और वो एंटीबॉडी जा करके फिटल बीटा सेल्स जहां से कि इंसुलिन सिक्रीट होती है उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। ये पूरे दुनिया में 2 से 5% लोगों को जो डायबिटीज के मरीज हैं उन्हें इन्वॉल्व करती है। पहले स्लाइड में आपने देखा था कि टाइप 2 डायबिटीज सबसे ज़्यादा कॉमन है, उसके बाद टाइप 1 और गेस्टेशनल डायबिटीज लगभग बराबर बराबर।
2 से 5% के, कहीं कहीं पे 10% तक जा सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज पूरी दुनिया में 5% के आसपास लोग टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित हैं। मैंने जैसा बताया, देयर में बी नो फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज इन आइदर पेरेंट, और वायरल इन्फेक्शन मदर को प्रेगनेंसी के समय होता है, जिसके चलते ऑटो इम्यूनिटी डेवलप करती है और वो आपके बीटा सेल को डिस्ट्रॉय करती है। जब बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन 75 से 80% तक हो जाता है, तब इतनी मात्रा में इंसुलिन नहीं निकलता जो आपके दैनिक जरूरतों को पूरा कर सके, तब ये बीमारी मैनिफेस्ट होती है। आप इस फेमस क्रिकेटर का चेहरा देख रहे होंगे जो कि टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित थे। इन्हें आप पहचाने, इस वीडियो के अंत में मैं आपको इनका नाम बताऊंगा, लेकिन एक हिंट है आपके लिए कि एक ऑलराउंडर थे और लेफ्ट हैंडेड फास्ट बॉलर हुआ करते थे। तो अब मैं आपको समझाऊंगा कि टाइप 1 डायबिटीज को टाइप 2 डायबिटीज से कैसे अलग करते हैं। गेस्टेशनल डायबिटीज तो सीधे प्रेगनेंसी के समय होती है, तो उसमें तो कोई अलग करने की बात ही नहीं है। टाइप 1 और टाइप 2 को कैसे अलग करते हैं? एक तो यह यंग एज में होती है, 20 साल से कम एज में प्रेजेंट करती है। टाइप 2 डायबिटीज जनरली 40 साल के बाद के लोगों को होता है। लेट एज, जितना एज बढ़ते जाता है उसमें टाइप 2 डायबिटीज की संभावना ज़्यादा होती है। यंग एज में होती है टाइप 1, और इसमें मरीज पतला दुबला हो सकता है। कुछ मार्कर्स हैं जो कि डिफिनिट तौर पे आपको बता सकते हैं कि ये जो बच्चा है ये टाइप 1 से पीड़ित है या इसे टाइप 2 डायबिटीज है। उसमें पहला है गैड। ये एक एंटीबॉडी होती है जो ब्लड में नापी जाती है, किसी भी अच्छे लैब में इसकी जांच हो सकती है। ये एंटीबॉडी टू ग्लूटामिक एसिड, जिसे गैड कहते हैं, टाइप 1 में ये एंटीबॉडी मिलेगी। दूसरा सीरम इंसुलिन लेवल, जैसे मैंने आपको बताया था कि बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रीट होती है, तो कितनी इंसुलिन सिक्रीट हो रही है हम एक ब्लड से सीरम अलग करके उसमें देख सकते हैं कि जो इंसुलिन की मात्रा है वो सफिशिएंट मात्रा में सिक्रीट हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसे सीरम इंसुलिन लेवल के जरिए हम नाप सकते हैं। तीसरा होता है आइलेट सेल एंटीबॉडी। ये आइलेट सेल वो सेल हैं जो पैनक्रियाज के अंदर, जहां पे बीटा सेल मौजूद रहते हैं। तो जो ऑटो एंटीबॉडी बनता है बॉडी के अंदर, ये आइलेट सेल पूरे, केवल बीटा सेल नहीं बाकी सब सेल्स को भी डैमेज करता है। तो पूरे आइलेट सेल के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनती है आपकी, उसे बोलते हैं आइलेट सेल एंटीबॉडी। इसकी मात्रा को भी हम ब्लड में नाप सकते हैं। और चौथा है सी पेप्टाइड लेवल। ये सी पेप्टाइड एक प्रोटीन है शॉर्ट चेन का, जो कि इंसुलिन के साथ अटैच रहता है। जब तक सी पेप्टाइड इंसुलिन के साथ अटैच रहता है तब तक इंसुलिन एक्टिव नहीं होता। एक बार सी पेप्टाइड इंसुलिन से अलग हो जाए तब वो इंसुलिन एक्टिव हो जाता है और ब्लड शुगर को कम करने का काम करता है। तो जितनी मात्रा में इंसुलिन बनता है उतनी ही मात्रा में सी पेप्टाइड भी बनता है। तो अगर हम सी पेप्टाइड लेवल को नापते हैं और देखते हैं कि इसमें कमी है, तो हम ये मान के चलते हैं कि इंसुलिन भी उसी प्रोपोर्शन में कम बन रहा है शरीर के अंदर। तो इस प्रकार ये चार जो मार्कर हैं ये डिसाइड करते हैं कि इस मरीज को टाइप 1 डायबिटीज है या टाइप 2 डायबिटीज। अगर ये मौजूद है तो टाइप 1 डायबिटीज, अगर ये एब्सेंट है तो फिर टाइप 2 डायबिटीज। ये शरीर के अंदर आप पेनक्रियाज की स्थिति दे सकते हैं। ये पीले रंग का जो छोटा सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, यही पेनक्रियाज है। ये पेट में होता है, अम्बिलिकस के जस्ट ऊपर, और ज़्यादातर हिस्सा इसका लेफ्ट साइड में रहता है। ये इसका इनसाइड में आप देख रहे हैं कि ये ड्यूडेनम है, छोटी आंत है। इसके ऊपर जाके इसका हेड, इसको हेड बोलते हैं, हेड चिपका रहता है। ये पूरा बॉडी हुआ इसका, और उसके सबसे जो दूर सिरा है ये टेल कहलाता है। इससे दो मेनली हार्मोन्स निकलते हैं, एक है इंसुलिन जो ब्लड में शुगर की मात्रा कम करता है, और दूसरा है ग्लूकागॉन, ये शरीर में ब्लड शुगर मात्रा बढ़ाने का काम करता है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। और दोनों कहाँ से सिक्रीट होते हैं? दोनों ये पेनक्रियाज से सिक्रीट होते हैं। ये हार्मोन कहलाते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट ब्लड में मिल जाते हैं, पेनक्रियाज में बनने के बाद सीधे ब्लड में मिल जाते हैं। ये पेनक्रियाज का स्ट्रक्चर ज़्यादा डिटेल में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ये पूरा पेनक्रियाज है जो कि
ड्यूडेनम, ये छोटी आंत का हिस्सा है, उसमें चिपका हुआ है। ये लाल वाले सारे इसको ब्लड सप्लाई कर रहे हैं। बीच में एक पेनक्रेटिक डक्ट है जिससे डाइजेस्टिव एंजाइम निकलते हैं और फिर जा करके उनका सिक्रीशन ड्यूडेनम या छोटी आंत में मिलता है, जो भोजन पचाने के काम में आता है। लेकिन ये जो बीटा सेल्स हैं वो सीधे ब्लड बनने के बाद सीधे ब्लड में सिक्रीट हो जाते हैं, उनके लिए कोई डक्ट नहीं होती, ये सीधे ब्लड में चले जाते हैं और ब्लड में जाने के बाद पूरे शरीर में इनका सर्कुलेशन होता है। तो यही बीटा सेल्स हैं, दिस आर बीटा सेल्स। इन्हीं बीटा सेल से इंसुलिन का सिक्रीशन होता है, जो कि हमारे शरीर में शुगर कम करने का काम करता है। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस के बारे में अब जानने के बाद आप सुनना चाहेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। जैसा मैंने बताया कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जैसे टैबलेट वगैरह, जो ग्लाइसिफेज, मेटफॉर्मिन, ये सब इसमें काम नहीं आते हैं, बिल्कुल इनइफेक्टिव हैं। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे खाना नियमित रूप से नियमित अंतराल पे खाना और एक्सरसाइज हेल्प करता है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है इंसुलिन का इंजेक्शन। इंसुलिन इंजेक्शन इसमें जिंदा रहने के लिए जरूरत होती है। 3 तरह के मुख्यतः इंसुलिन होते हैं। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, ये 4 से 6 घंटे तक काम करते हैं। इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, वो 12 घंटे तक लगभग काम करते हैं। और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, ये 24 घंटे के आसपास तक काम करते हैं। इंसुलिन के बारे में मैं डिटेल में एक अगले लेक्चर में बतलाऊंगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये पहले इंसुलिन का वायल आता था, इसमें 300 यूनिट इंसुलिन हुआ करता था, और यह एक इंसुलिन सिरिंज है। इसमें मार्क बना हुआ है, 2, 4, 6, 8, 10 मार्किंग बनी हुई है। जितना इंसुलिन हमें लेना होता है इससे खींचते हैं और फिर उसे सबक्यूटेनियस लगाते हैं, स्किन का फोल्ड ऊपर उठा करके, और एक सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देते हैं। धीरे धीरे मरीज खुद से इंसुलिन लेना सीख जाता है। लेकिन अब समय के साथ वैज्ञानिकों ने नए नए डिस्कवरी करी है और अब इंसुलिन पेन आने लगे हैं, जिससे कि हमें इंसुलिन लगाना बहुत आसान हो गया है। ये नीडल भी काफ़ी पतले बनने लगे हैं, जिससे प्रिक का जो दर्द होता है वो काफ़ी कम हो गया है। तो ये है इंसुलिन वायल और ये इंसुलिन सिरिंज है। ये सस्ता पड़ता है। जो इंसुलिन पेन होता है वो थोड़ा सा महंगा आता है, इसकी तुलना में थोड़ा महंगा होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हो जाता है। इसी में एक नई टेक्नोलॉजी आई है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो इंसुलिन पंप है लाइफ सेविंग है, और हालांकि ये थोड़ा महंगा है, तो लेकिन जो इसे अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें इसको लगाने में बहुत सुविधा होगी, बार बार प्रिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इस वीडियो के अंत में मैं बताना चाहूँगा, अगर आप लोग उस क्रिकेटर का नाम जान गए होंगे तो अच्छी बात है, वरना मैं बता दूं, वो एक मशहूर पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं वसीम अकरम, जो अपने टाइप 1 डायबिटीज़ के बावजूद अपने शुगर को कंट्रोल कर सके और महान ऑलराउंडर बने। तो टाइप 1 ब्रीफ में इतना ही। अगर आपकी जो कोई क्वेरी हो, आप इस लिंक पे क्वेरी भेज सकते हैं या मुझे पर्सनल भेज सकते हैं। अगले वीडियो में मैं टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में बताऊंगा, जिसमें ज़्यादातर लोगों का इंटरेस्ट होगा। धन्यवाद। स्टे सेफ।